गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट है आपकी। अब इसके अंदर क्या है कि आपको कंप्लीट जो भी त्रिविम है या स्टीरियो है मॉलिक्यूल्स की, वो किस तरह से हो सकती है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन हम किस किस पार्ट्स में करते हैं, वो सारा यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, स्टीरियो का मतलब क्या है, त्रिविम का मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एक डायरेक्शन में है यानी 1D है, यानी लीनियर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर या एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से CO2, ये क्या होता है, इसमें कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होता है ना, ये चीज आपको पता है। हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता है कि CO2 का जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन जो है वो क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, sp संकरित होता है। और जब ये sp संकरित होता है तो इनका ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सॉरी, ये 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री है मतलब ये क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है हमारा बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है वो क्या होता है, किस तरह से अरेंज होता है कि ये बोरोन, इसके साथ 3 फ्लोराइड के मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़े होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है कि 2 डायरेक्शन के अंदर होंगी। एक डायरेक्शन यहाँ पे होगा, मान लो ये x है और ये y है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से अरेंज होगी इस एक प्लेन के अंदर, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक प्लेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर होती है ये कौन सी होती है, 2D की स्ट्रक्चर होती है, यानी 2 डायमेंशनल। यानी यहाँ पर हम 2 कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, x और y, या y और z, या z और x। ठीक है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स आप यूज करोगे, तो ये हमारी स्ट्रक्चर होती है 2D की। ठीक है, अब इसी तरह एक स्ट्रक्चर होती है CH4। CH4 क्या होता है, मिथेन। मिथेन का में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होता है, sp3। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या होती है, टेट्राहेड्रल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय संरचना। CH4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसको ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ मैं, CH4 की स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, टेट्राहेड्रल, ये चतुष्फलकीय है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। इसमें ये चारों के चारों जो बॉन्ड है ये क्या होते हैं, 3 डायरेक्शन के अंदर फैले हुए होते हैं, x, y और z तीनों के अंदर। ठीक है, कैसे होते हैं कि अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें यहाँ पर CH4 की इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये किस तरह से होता है कि 2 बॉन्ड जो है कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एक प्लेन में होते हैं, और दूसरे जो 2 बॉन्ड है वो क्या होते हैं, दूसरे प्लेन में। किस तरह से, देखो, जैसे ये देखो, जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं, बीच में ये हमारा क्या है, सेंटर में कार्बन है, कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये हमारा एक प्लेन है। अब क्या होते हैं, दूसरे जो 2 हाइड्रोजन है वो किस तरह से जुड़ेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में, इस तरह से। ठीक है, एक यानी आगे की तरफ, आपकी तरफ, और एक पीछे की तरफ, यानी ये इस तरह से, यानी ये एक प्लेन में है। ठीक है, ये दोनों क्या थे, एक प्लेन में थे, इस तरह से। ठीक है, ये वाले दोनों क्या है, एक प्लेन में है, जो कि इस प्लेन के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, इस तरह से आप किस तरह से देखो, आपको एक प्लेन इधर दिखेगा और एक प्लेन ये वाला दिखेगा, 2 प्लेन, दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर है। ये हमारा क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर को जब भी हमें ड्रॉ करना होता है तो हमें x, y और z तीनों ही डायरेक्शन यहाँ पे लेनी होती है। क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन किसके लिए, x और y डायरेक्शन किसके लिए लिखेंगे, इस वाले के लिए। ठीक है, और ये वाला -x और -y किसके लिए, इसके लिए, सॉरी इसके लिए।
ठीक है। और ये जो दूसरे प्लेन वाले दोनों हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, प्लस जेड की और माइनस जेड की। यानी यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, उसके अंदर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स काम में आते हैं, एक्स, वाई और जेड के। ठीक है। यानी इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो क्या होते हैं, एक प्लेन में। एक प्लेन का मतलब क्या है, ये देखो इस तरह से होते हैं। एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो एक प्लेन में। एक प्लेन का मतलब कि ये दोनों हाइड्रोजन एक बोर्ड के एक इस प्लेन में है। दूसरे दोनों जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, इस बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर। यानी ये किस तरह से, इस तरह से होंगे। ठीक है। ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला। ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो एक बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा। और इसको हमें 2D में जब भी लिखना होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं कि जो बाहर की तरफ या व्यूअर की तरफ, देखने वाले की तरफ होता है, उसको वेज लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है। ये कौन सी लाइन होती है, वेज लाइन। और जो व्यूअर से दूरी पर होता है या पीछे की तरफ होता है, उसे डैश लाइन से दिखाया जाता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या चतुष्फलकीय संरचना को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जिसमें कार्बन पर दो हाइड्रोजन एक प्लेन पर, दो हाइड्रोजन दूसरे प्लेन पर। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। जो हाइड्रोजन व्यूअर यानी देखने वाले या आपकी तरफ है, उसे वेज लाइन से लिखा जाता है। और जो पीछे की तरफ है या व्यूअर से या देखने वाले से दूरी पर है, उसे डैश लाइन से लिखा जाता है। ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल को जब भी हमें देखना होगा तो ये एक्स, वाई और जेड तीनों ही डायरेक्शन या तीनों ही कोऑर्डिनेट्स यूज करता है। ठीक है। तो अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जब भी हमें इन मॉलिक्यूल्स को देखना है कि ये किस तरह से अरेंज है, या इन सारे मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम हैं वो किस तरह से अरेंज है, तो उसके लिए हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका हमने बेसिक ये देखा कि हमें ये क्यों पढ़ना है। ठीक है। स्टीरियो क्यों पढ़ना है, क्योंकि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ही हो। ठीक है। अगर एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट्स होते तो हम इस बोर्ड की प्लेन के अंदर या बोर्ड पर उसको रिप्रेजेंट कर पाते। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन के अंदर आता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करता है, तो उसको बोर्ड पर हम ड्रॉ आसानी से नहीं कर सकते। या फिर हम ये नहीं बता सकते कि ये जो आपके एटम है ये कार्बन से या उस मॉलिक्यूल से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनकी त्रिविम के अंदर या स्टीरियो के अंदर उनकी पोजीशन क्या है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। ठीक है। अब स्टीरियो जब भी हमें पढ़नी है तो उसमें सबसे पहले आता है, पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आइसोमेरिज्म का। ठीक है। समावयवता का। समावयवता क्या चीज होती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके हम दो फॉर्म देखें अलग अलग। ठीक है। अलग अलग फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों ही फॉर्म्स का सेम है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। भौतिक या रासायनिक गुण उनके डिफरेंट है, लेकिन उसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला आणविक सूत्र समान है, तो वो हमारे क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। यानी आपका जो स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तरह से डिफरेंस आ जाता है, स्टीरियो में डिफरेंस आता है। स्टीरियो में डिफरेंस की वजह से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, आइसोमर्स बन जाते हैं। ठीक है। वो आइडेंटिकल नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, आइसोमर्स। तो आपका पहला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टीरियो का, वो है आइसोमेरिज्म या समावयवता। आइसोमेरिज्म या समवयवता। ठीक है। अब आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। रीजन क्या होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का अलग होने का,
कि इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम हैं उनकी त्रिविम के अंदर या स्टीरियो के अंदर पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख लो आप आइसोमेरिज्म की। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं, कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र समान होते हैं या आणविक सूत्र समान होते हैं, आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन इनकी भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, और ये परिघटना समावयवता कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना है आपको तो कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, असमान होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना है जिसमें हम एक मोलिकुलर फॉर्मूला से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं, वो हमारी आइसोमेरिज्म कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ठीक है, मेन आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। आइसोमेरिज्म जो होती है, आइसोमेरिज्म का हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है मेनली, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो। ठीक है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इसका अपनी कंप्लीट चार्ट बना लेते हैं। ये क्या है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, मेन जो है दो टाइप होते हैं आइसोमेरिज्म के, एक होते हैं स्ट्रक्चरल या जिसे हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता, और एक होता है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसे क्या बोला जाता है, त्रिविम समावयवता। ठीक है, मेन यहाँ पर आइसोमेरिज्म के ये दो पार्ट होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ये संरचनात्मक समावयवता होती है, ये ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर हम उस मॉलिक्यूल को बनाएंगे, ठीक है, उस मॉलिक्यूल को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी आपको संरचना अलग अलग मिलेगी, स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि उन मॉलिक्यूल्स की आपस में त्रिविम संरचना जो होती है, या त्रिविम में या स्टीरियो में जो पोजीशंस होती है मॉलिक्यूल्स के में जुड़े हुए एटम्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, वो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। लेकिन अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन स्टीरियो के अंदर या त्रिविम के अंदर जो पोजीशन है मॉलिक्यूल्स में एटम्स की, वो अगर डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। मेन दो पार्ट है यहाँ पर आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी आगे सब क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सब पार्ट्स है, ये क्या होते हैं, ये 5 होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 पार्ट है। कौन कौन से हैं, पहला होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म।
पोजीशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिति समावयवी। ठीक है, अब स्थिति समावयवी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या होगी उसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी स्थिति डिफरेंट डिफरेंट होगी, पोजीशन अलग अलग होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर में पोजीशन अगर डिफरेंट डिफरेंट है एटम्स की, ठीक है, या फिर ग्रुप्स की, तो वो हमारी कौन सी होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। जैसे एक एक एग्जांपल अपने साथ में लिख लेते हैं, बाद में हम इनकी क्या करेंगे, डेफिनेशन और उनके पूरे डिटेल में एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, जैसे स्थिति समावयवता का सबसे सिंपल एग्जांपल है एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल में जब हम प्रोपेनॉल लेते हैं, प्रोपेनॉल का मतलब क्या है, 3 कार्बन की सीरीज जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉल। अब इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म किस तरह से होगा, देखो पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H3258 एंड O। ठीक है, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपेनॉल का। ठीक है, प्रोपेनॉल में क्या है, 3 कार्बन है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, C3H8O। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म जब भी होगा तो सिर्फ क्या होगी, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज होगी, इसकी स्थिति चेंज होगी। कैसे होगी कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसका है, 1 प्रोपेनॉल का। ठीक है, इसी की तरह आप क्या बना सकते हो, आप क्या करो, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकंड नंबर वाले कार्बन पे ले आओ, इस तरह से। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपने क्या किया, इसे सेकंड नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी को ले आए। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन है, वही 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, फिर से सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी यही है, बस चेंज क्या आया, आपका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन से उठ के कहाँ पे आ गया, सेकंड कार्बन पे आ गया, यानी ये क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में पोजीशन है डिफरेंट, तो ये स्ट्रक्चरल पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे के। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। लेकिन कौन से आइसोमर है, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में पोजीशन डिफरेंट है, तो ये स्ट्रक्चरल पोजीशन आइसोमर्स है एक दूसरे के। कौन कौन, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल एक दूसरे के स्ट्रक्चरल पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, पोजीशन। दूसरा होता है सीरीज या श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवी। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन सीरीज डिफरेंट होगी। जैसे आप ले लो ब्यूटेन का एग्जांपल। ठीक है, तो ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, 4 कार्बन। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। अब क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो आप, क्या है ये, C4H10 है, 6 and 4 10। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब सीरीज डिफरेंट कैसे होगी, आप क्या करो, इसको इस तरह से लिखो। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कार्बन तो फिर भी 4 ही रहे ब्यूटेन के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपकी सीरीज चेंज होगी। जब भी आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो ये किस तरह से आएगा, 1 2 और 3, है ना, ये क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से देखो, ये क्या है, C4 है, H3 6 9 and 10 HN है, यानी दोनों के अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, लेकिन एक आपका क्या है, N ब्यूटेन है और दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे ये, इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन।
यानी यहाँ पे क्या हुआ, श्रृंखला आपकी जो है वो पहले 4 कार्बन की थी, फिर क्या हो गई 3 कार्बन की हो गई, सीरीज छोटी और बड़ी हो गई। तो इनके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल सीरीज आइसोमर्स होंगे। ठीक है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के स्ट्रक्चरल सीरीज आइसोमेरस होते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, कौन सा, सीरीज या श्रृंखला समावेश। ठीक है, तीसरे होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समूह समावेश। ठीक है, तीसरा है इसका क्रियात्मक समूह। क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, स्टीरियो वाला पार्ट यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल का ही लिख लेते हैं। हमने 2 पार्ट इधर लिख लिए, तीसरा मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, तीसरा है हमारा क्रियात्मक समूह समावेशता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज। लेकिन कैसा चेंज, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, क्रियात्मक समूह चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह समावेशता। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे हमने एग्जांपल ले लिया अल्कोहल और ईथर का। ठीक है, अल्कोहल और ईथर का जब भी हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या होता है, एक कार्बन की सीरीज और उसके साथ में एक ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे अगर हम 2 कार्बन का कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर। ठीक है, किस तरह से होगा, जैसे हमने अल्कोहल ले लिया एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या हो गया, C2H कितने हैं 6O, है ना। ये इसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, 2 कार्बन है, 3 तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब अगर हम इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का ईथर बनाते हैं तो वो कैसे होगा, ये होगा CH3O CH3। यानी यहाँ पर ये क्या है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब इन दोनों के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला तो हमारा सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आया कि ये तो अल्कोहल है, ये ईथर है। यानी यहाँ पर इनका दोनों का क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। उसकी वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। यानी ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये एक एक एग्जांपल करवा रही हूं मैं, कल अपने डिटेल में इसके सबके काफी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका मेटामेरिज्म या मध्यावैवता। ठीक है, 4th पार्ट है इसका मेटामेरिज्म या मध्यावैवता। ठीक है, अब मध्यावैवता क्या होती है कि जैसे हमने ईथर का एग्जांपल लिया। ठीक है, तो ईथर में ये तो हमारे पास 2 ही कार्बन थे, 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आया। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, अगर 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो आपका अलग अलग पोजीशन पे आएगा। यानी एक फंक्शनल ग्रुप एक मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर अलग अलग पोजीशन पे आ रहा है, यानी उसके बीच में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे जैसे हमने क्या कर लिया, एग्जांपल ले लिया ईथर का ही। ठीक है, लेकिन ईथर में हम कार्बन ले लेते हैं 4 कार्बन की सीरीज, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखो क्या है, C4 है, H कितने हैं 5 7 और 3 10 और ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर हम कार्बन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3,
इस तरह से, ठीक है। यानी एक तरफ ऑक्सीजन के क्या है, मेथिल है, दूसरी तरफ क्या है, प्रोपिल है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखे CH3 CH2O, ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी एथिल है, उस तरफ भी एथिल है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रियात्मक समूह जो कि किसी सीरीज के बीच में आता है, उसकी स्थिति जो है वो चेंज हो रही है, पोजीशन जो चेंज हो रही है, उसकी वजह से ये एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, आइसोमर्स बन जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं, मध्यावयवी कहते हैं, या मेटामेरिज्म बोला जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है। ये हमारा है मेटामेरिज्म। अब इसके अलावा, इथर के अलावा एमीन जो है वो भी मेटामेरिज्म दिखाता है, कीटोन मेटामेरिज्म दिखाता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। लास्ट क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, फिफ्थ जो है वो है चलावयवता, या जैसे हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। अभी टोटोमेरिज्म क्या होती है, ये मिलती है कीटो और इनोल फॉर्म में, ठीक है, कीटो फॉर्म में और इनोल फॉर्म। जैसे कीटो क्या होता है, कीटो ग्रुप कौन सा होता है, कीटो ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीटो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। इसके साथ हमने एक एल्किल का कोई भी कार्बन जोड़ दिया CH2, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं इस तरह कि इस वाले कार्बन में क्या है, ये दो हाइड्रोजन है, एक आगे कोई भी कार्बन की सीरीज है, कुछ भी हो सकती है, और इधर क्या है, ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कीटो इनोल में ये कीटो फॉर्म है हमारी, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O मिल रहा है, ये हमारी कीटो फॉर्म है। अब इसकी इनोल फॉर्म किस तरह से बनती है कि हम क्या करें, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देके जाए इन दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है। अगर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी। क्यों, इस वाले कार्बन से तो हमने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया तो इसकी कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, 4 बॉन्ड इसके पहले भी थे, 4 बॉन्ड बाद में भी है। लेकिन ये कार्बोनिल कार्बन जो है, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। और ऑक्सीजन के ऊपर ये क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो H+ हमने बाहर निकाला, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारी इनोल फॉर्म बनेगी। अब इनोल फॉर्म किस फॉर्म में होती है, देखो तो यहाँ बना रही हूँ इनोल फॉर्म। ये कैसे है, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यानी ये कीटो था, ये इनोल है। इनोल का मतलब क्या है, इन मतलब हम किसके लिए लिखते हैं, एल्कीन के लिए, ठीक है, एल्कीन बनी यहाँ पे, तो ये क्या है, इन, और ओल किसके लिए लिखते हैं हम, एल्कोहल के लिए, यानी यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप बना, तो ये हमारा इनोल बन गया। यानी कीटो से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर करके हम क्या बना देते हैं, इनोल फॉर्म बना देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चलावयवता या टोटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। 5 पार्ट होते हैं, पोजीशन, सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन था किसका, स्टीरियो का, ठीक है। स्टीरियो के अंदर भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल या विन्यासी समावयवता, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल या संरूपण समावयवता, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ये सारा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का था, ठीक है। दूसरा हमारा पार्ट था आइसोमेरिज्म का स्टीरियो। स्टीरियो के क्लासिफिकेशन में 2 ही पार्ट है, एक है कॉन्फ़िगरेशनल, या जिसे क्या बोलते हैं, विन्यासी समावयवता, ठीक है। विन्यासी समावयवता किसमें मिलती है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें EZ, RS इस तरह के नोमेनक्लेचर पॉसिबल होते हैं, उनमें कौन सी होती है, विन्यासी समावयवता होती है, यानी जिसमें किरेल मॉलिक्यूल होते हैं। इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, किरेल कार्बन होते हैं, जहाँ पे हम RS या EZ इस तरह के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशनल के भी आगे क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिकल
या ज्यामितीय समावयवी। ठीक है, ज्यामितीय समावयवी जो होता है उसके अंदर इजेड नोमेनक्लेचर होता है, जो डबल बॉन्ड या एल्कीन फली होती है। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल या जिसे हम क्या कहते हैं प्रकाशिक समावयव या प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। कौन सा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा पार्ट है सीरियो का, वो है कन्फर्मेशनल या संरूपण जिसे बोलते हैं। और इसमें मेन एग्जांपल जो आता है वो आता है किसका? साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का आपने पढ़ा होगा कि ये दो फॉर्म में मिलता है, एक चेयर फॉर्म यानी कुर्सी संरचना, और एक बोट फॉर्म यानी नाव या नौका संरचना। ये साइक्लोहेक्सेन इन दो पार्ट्स में मिलता है। तो ये क्या होती है? एक तरह का कन्फर्मेशन या फिर संरूपण होता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन हुआ कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। कल मैं आपको क्लास स्टार्ट करते ही पहले इसका चार्ट बना दूंगी विदाउट एग्जाम्पल, फिर हम क्या करेंगे एक एक पार्ट लेते जाएंगे आइसोमेरिज्म का और उसके डेफिनेशन और उसके कंप्लीट एग्जाम्पल लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट हो